हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम कसन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट टॉपिक। फुल सिलेबस टेस्ट का 8वां टेस्ट था, जो कि 14 अगस्त 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों कनेक्ट हुआ था। पेपर का भी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी मनीष सर और शैलेंद्र सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर का बहुत ही शानदार और बेहतरीन एक्सप्लेन किया है। बहुत कुछ उन लोगों ने अपने सेशन में सिखाया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है, किताब से, कंसेप्ट से, क्वेश्चन को रिलेट किया है उन लोगों ने। इसलिए मनीष सर और शैलेंद्र सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। और उसके बाद ये मिशन 2024 पढ़ने का अधिकार सभी को, डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। और आप देख सकते हैं ये हमारे यूट्यूब स्ट्रीम करने वाले अनिल और शुभम, जिन्होंने देखिए आपके सामने ये बायोलॉजी का एक स्केच तैयार किया है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं 10 का दम का सेशन। और उसके बाद ये आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। देखिए लिखा हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कुछ नहीं, आपको पता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म एक प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन की टाइप थी, जो कि प्लस और प्लस। अब सर जी ये प्लस प्लस का क्या मतलब है? बहुत मतलब है, ये दोनों पार्टनर बेनिफिट होंगे। क्या होंगे? ये दोनों के दोनों, मतलब दो ऐसी अलग अलग स्पीसीज या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं। पैरासाइटिज्म प्लस माइनस, प्रीडेशन प्लस माइनस, कॉम्पिटिशन माइनस माइनस, कॉमन प्लस जीरो, एमेंसलिज्म माइनस जीरो। और ये है म्यूचुअल। इसका मतलब दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल था लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा, ठीक है, और तीसरा है प्लांट एंड पॉलिनेटर। और प्लांट पॉलिनेटर में ही आता है आपका फिग एंड वेस्ट ट्री। क्यों? क्योंकि फिग ट्री एक प्लांट है और वेस्ट उसका क्या है? पॉलिनेटर है। ठीक, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों 1 2 3 ये में जो हो गए। अब सर कस्कूटा क्या है? कस्कूटा एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, ये पैरासाइटिक प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म है। और जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इसके क्लोरोफिल और इसकी लीफ जो होती है वो खत्म हो जाती हैं। ठीक, इसलिए और हेज प्लांट पर ही ये पैरासाइट होता, मतलब ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिज्म का। इसके ये कॉमन सेलिज्म से मैच नहीं करेगा। तो 1 2 3, 3 हमारे सही है, वो 3 यहाँ है, आंसर विल बी सेकेंड। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस अमंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, अब देखिए ध्यान से लिखा ना टाइप ऑफ। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। आज आप लोग को कराने के लिए मैंने 8 सीख के आया मैं। अब देखिए इसको कैसे सीखते हैं। आपका अगर मैं एक एमिनो एसिड यहाँ 1 2 3 4 5, मैं इसको ए बोल दूं, बी सी डी, डी के बाद एफ जी, नहीं डी के बाद ई आता है, डी के बाद ई ही आता है, मुझे याद आ गया। ए, फिर मैं ये बी कर रहा हूं, फिर मैं सी कर रहा हूं, फिर ये डी और ये ई, ऐसे ही ए बी सी डी और ई कहीं यहाँ होगा। आप देख सकते हैं अगर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में लगातार फर्दर क्वाइलिंग होती जाती है और ये चीजें, स्ट्रक्चर जो बनता जाता है वो स्टेबलाइज होता जाता है। क्यों स्टेबलाइज होता है? क्योंकि यहां पर केवल पेप्टाइड बॉन्ड वर्क कर रहा है यहां पर, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इतने सारे एडिशनल बॉन्ड सेकेंडरी टर्सरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको पता है कि जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब आप ध्यान देख सकते हैं ए बी सी डी, अगर मैं इसे टाइप ऑफ एमिनो एसिड मानूं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और वही ए बी सी डी यहाँ है, वही ए बी सी डी यहाँ है। मतलब इसे मैं अगर एमिनो एसिड मान भी लूं तो टाइप ऑफ एमिनो एसिड और नंबर ऑफ एमिनो एसिड वही है, जो प्राइमरी है, जो सेकेंडरी है वो टर्सरी है। इसका मतलब जैसे जैसे फर्दर क्वाइलिंग होती जा रही है, आपका नंबर ऑफ एमिनो एसिड, टाइप ऑफ एमिनो एसिड वही रहता है, केवल उन्हें स्टेबलाइज करने वाले बॉन्ड्स की संख्या बदलती है, उनका टाइप भी बदलता है, जो इसे एडिशनल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में स्टेबिलिटी और टाइप ऑफ बॉन्ड का डिफरेंस होगा। और यही हमारा क्वेश्चन था, टाइप ऑफ बॉन्ड और स्टेबिलिटी, तो सी और डी सही होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, मैं उसे वहां से निकाल के लाया हूं। आप आज किताब खोल के पढ़िएगा।
सेशन खत्म होने के बाद जरूर कि वहां पर ये बातें लिखी हैं कि जैसे जैसे होता है, बस मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया। ये सारी बातें लिखी हैं वहां पर कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड्स बदल जाते हैं, और जब बॉन्ड बदलेंगे, और ये तो आपको पता है कि टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक, अब देखिए, अब अगर दो अलग, अगर हम क्वाटरनरी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, दो सबयूनिट होती हैं, मतलब दो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में यूनाइट करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जैसे हीमोग्लोबिन की अगर हम बात कर लें तो उसमें अल्फा और बीटा चेन होते हैं, तो बीटा चेन में नंबर एंड टाइप ऑफ एमिनो एसिड अलग होता है, और अल्फा में टाइप एंड नंबर अलग होता है। इसका मतलब क्वाटरनरी पर टाइप और नंबर ऑफ एमिनो एसिड की वैल्यूएशन नहीं मैच करेगा, ये केवल टर्शियरी तक ही वैलिड है। मैं बता रहा हूं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा दो अलग अलग चेन होती है टर्शियरी टर्शियरी की, तो वहां पर टाइप और नंबर ऑफ एमिनो एसिड बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्ट केवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तक ही वैलिड है कि टाइप ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड सेम रहता है, उनकी स्टेबिलिटी बदल जाती है। तो ये केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में लिखा है। सेशन खत्म होने के बाद आप तुरंत जाकर के केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल जहां प्रोटीन दिया हुआ है वहां पर जरूर देखिएगा, ये चीज लिखी हुई है। अब देखिए हाउ मेनी सेल्स, ये तो आपको पता ही है कि जो स्ट्रक्चर मियोसिस के बाद बना सेल वो हेप्लॉइड हो जाएगा। आपको मालूम है स्पर्मेटोगोनिया। अब हेप्लॉइड की बात करें अगर, कुछ नहीं सर जी, हेप्लॉइड आपको पता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं होगा, ठीक है, ये ओवम हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ये चार ऐसे स्ट्रक्चर जो हेप्लॉइड हैं। और आपका ये स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी, ये आपका डिप्लॉइड है। तो आपसे हेप्लॉइड पूछा गया है, यहाँ चार आ गया, आंसर वैल्यू फर्स्ट। और अगर आपसे डिप्लॉइड पूछा गया होता तो आंसर सेकेंड आता, फर्स्ट आंसर। अब देखिए लिखा है कि, अब लिखा है इन द गिवन बिलो हार्मोन हाउ मेनी, आपको पता है प्लेसेंटा एक आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जिसे सो मेनी काइंड ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। उसमें से आपका एक एसटीजी है, एचपीएल है, एस्ट्रोजन है, प्रोस्ट्रोजन है, और ये रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है, बात ध्यान रखिएगा। तो थायरॉक्सिन, कार्टिसोल, प्रोलेक्टिन ये नहीं है, तो 5 आपके निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, कौन सा हार्मोन केवल इनमें से प्लेसेंटा से निकलता है, वो ये दोनों हैं, जो कि एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन ओवरी से भी निकल सकते हैं, एडनल कॉर्टेक्स से भी आ सकता है, और रिलैक्सिन आपके ओवरी से भी निकलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन केवल प्लेसेंटा से निकलता है और कौन सा हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलता है, आपको पता होना चाहिए था। तो आपको 1 2 3 4 5 ये होगा सीक्रेट बाय प्लेसेंटा, और नॉट सीक्रेट बाय पूछते तो आंसर चौथा आता। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि क्या पूछा गया, नॉट पूछा गया है कि पूछा गया कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो दो क्वेश्चन तो आपको यही दिख रहे हैं, ठीक, सीक्रेट बाय 5 और नॉट सीक्रेट बाय 3। अब जो न्यूट्रिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी बॉडी के लिए, भगवान ने उसको एब्जॉर्ब करने के तरीके बहुत सारे दिए। क्यों? तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा होती है, इसलिए ईश्वर ने, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो जल्दी जल्दी हर तरीके से एब्जॉर्ब हो। तो ग्लूकोज इन सभी से एब्जॉर्ब होता है, आपकी बुक की लाइन है, तो सभी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो इनकरेक्ट में नन ऑफ दिस, फोर्थ आंसर। ठीक, ये बुक की लाइन थी। अब देखिए स्मोक स्टैक्स, ये आपकी बुक की लाइन है जहां पर एयर पोल्यूशन दिया हुआ है कि स्मोक स्टैक्स और थर्मल पावर प्लांट स्मेल्टर एंड अदर इंडस्ट्री रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसेस एयर पोल्यूशन टुगेदर विद सच हार्मलेस गैसेस नाइट्रोजन, ये भी सही है। ठीक, ये तो सही लिखा है। और एयर पोल्यूशन आल्सो अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल भाई, एयर पोल्यूशन है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये सही है, दोनों सही है भाई, चौथा आंसर। ये भी बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए था। अब कुछ नहीं, विच सर्व, इसमें बच्चों ने डीएनए पॉलीमरेज से मात खा गए। इनिशिएशन फैक्टर पूछा गया। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन की, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज तो पिक्चर में आएगा नहीं, वहां पर तो आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, पहली बात। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन में एक होता है इनिशिएशन फैक्टर, ठीक, इनिशिएशन फैक्टर की अगर आप बात करें तो ये सिग्मा फैक्टर है। ठीक, और इनिशिएशन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, इनिशिएशन प्रोसेस, तो इसमें सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, तो ये प्रोसेस इनिशिएशन का है। और इलांगेशन में तो आरएनए पॉलीमरेज है ही। अब टर्मिनेशन फैक्टर की बात करें, ठीक, उसमें आपका रो फैक्टर हो गया, टर्मिनेशन फैक्टर और टर्मिनेशन जो प्रोसेस, वो भी आरएनए पॉलीमरेज शुरू से लेके अंत तक बना रहता है, लेकिन इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए उससे दो एडिशनल फैक्टर्स की रिक्वायर्ड होती है, वो होता है सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इनिशिएशन फैक्टर
तो ये आपका सिग्मा फैक्टर, फर्स्ट आंसर। तो इनिशिएशन एक अलग चीज है और इनिशिएशन फैक्टर भी एक अलग चीज है, टर्मिनेशन एक अलग चीज है और टर्मिनेशन फैक्टर भी एक अलग चीज है, एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर रिड्यूस एंड CO2, ये सवाल कुछ बच्चे डाउट्स क्लास सेशन में लेकर के आए थे कि सर समझ नहीं आया कि कैसे CO2 रिड्यूस हुआ और वाटर ऑक्सीडाइज हुआ। तो बच्चों आज आप लोग सीख लीजिए, आज इसको समझाने के लिए मैं पूरा रिडॉक्स रिएक्शन तैयार करके लाया हूं। अब देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है वो CO2 प्लस H2O में ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस ये 6H2O बनता है। यही माइनस के 2 में होती है, यहाँ ये अपनी मोस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, तो माइनस के 2 से वाटर यहाँ 0 में गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, और ये प्लस के 0 से प्लस के 4 से यहाँ कार्बन के 3 +1 -1 और 0, तो कुछ भी हो +1 से। अब कैसे देखते हैं, देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बच्चों, COH और यहाँ पर H, और एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और ये छठा कार्बन, ठीक है, COH H और H। बाकी के इन कार्बन पर भी OH और H ही होता है, जिनके ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस का 2 तो यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1। अब देखिए रिडॉक्स में आपको पढ़ाया गया था कि जब दो एलिमेंट मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर माइनस का चार्ज आता है और जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर प्लस का चार्ज आता है। कार्बन और हाइड्रोजन में मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्बन है, इसलिए माइनस का 2 चार्ज, इस पर प्लस का 2। इन दोनों में कार्बन है तो इस पर माइनस का, और ओवरऑल अगर इस पर चार्ज देखेंगे तो प्लस का 1। ठीक, O प्लस 1। अब देखिए यहाँ माइनस का 1 इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक और यहाँ प्लस का 1 तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ -1 तो यहाँ +1। ओवरऑल चार्ज इन पर 0, ठीक, और इन चारों पर भी 0 ही चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर OH और H अलग अलग, क्योंकि ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए -1, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ -1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अभी भी इस पर +1 चार्ज है, नहीं मतलब इस पर +1 तो इस पर -1। इसका मतलब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में +1 वाला कार्बन भी है, 0 वाला भी है और -1 वाला भी है। और यहाँ से आप चले थे +4 से, तो आपको मालूम है +4 से +1 क्या है, रिडक्शन। +4 से 0 क्या है, रिडक्शन, और +1 से -1 ये भी रिडक्शन। इसका मतलब ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में रिड्यूस हो रही है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच बोथ टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेस अकर, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ। तो यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसीलिए क्या हम फोटोसिंथेसिस को एक रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बात को समझिए। अब देखिए द कंपाउंड और एलिमेंट विच आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो होता है रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइज। तो इस रिएक्शन में वाटर एक्ट किस तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, तो ये बच्चों को उस वक्त पता नहीं थी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बना के लाया हूँ कि ये ग्लूकोज का आपका स्केलेटन है। तो ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर में +1 -1 0 3 प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कार्बन हैं, जो कि +4 से कम है, और ऑक्सीजन स्टेट का घटना रिडक्शन है, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ठीक, तो ये आपका सेकंड आंसर। आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं रिडॉक्स रिएक्शन पूरा पढ़ के आया था, आप देख सकते हैं बाकायदे पूरा अच्छे से। ये डाउट क्लास में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था ये कैसे रिड्यूस हुआ, कैसे ऑक्सीडाइज हुआ। तो आगे भविष्य में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो क्या बताएंगे आप लोग CO2, और कौन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह H2O। ठीक है, क्योंकि जिसका होता है खुद का रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। तो +1 -1, ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है COH में H है, तो कार्बन है, इसलिए इस पर +1, और इन दोनों में ऑक्सीजन इसलिए -1। मेरे सेकेंड आंसर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर, ये तो आपके सरफेस टेंशन की डिफिनीशन ही है, तो आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। थर्ड आंसर। अब ये देखिए द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम का, ये तो आपको पता ही है कि एक जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एक एलिमेंट एक जगह से निकलता है और अलग अलग कंपोनेंट से मूव करता हुआ वापस, इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते, जहां से चला था
वहीं से वापस आ जाता है। ये बुक की लाइन है और इसी को आप बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। आप देखिए रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर वो होता है जो इम्बैलेंस होने पर, उस एलिमेंट की या कमी होने पर तुरंत एज ए रिजर्वायर की तरह मतलब उस चीज को पदार्थ सप्लाई कर सके। अब जो गैसियस वाले होते हैं, गैसियस टाइप के जो न्यूट्रन साइकिलिंग होते हैं, जैसे कि सल्फर, ठीक है, और नाइट्रोजन, नहीं ये नाइट्रोजन और कार्बन, ये दोनों हो गए। और फास्फोरस और सल्फर जो हैं ये आपके अर्थ क्रस्ट में होंगे। तो जो सेडिमेंट्री होते हैं उनका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट होता है और जो गैसियस होते हैं उनका एटमॉस्फेयर होता है भाई, याद रखिएगा। तो रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग लोकलाइज्ड अर्थ क्रस्ट नहीं, ये एटमॉस्फेयर होगा भाई, एटमॉस्फेयर। इस बात को याद रखिएगा। तो ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर सेकंड। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये सेशन मेरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और टेस्ट सीरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। भूल करके भी टेस्ट कहीं मत छोड़िएगा, पहली बात। और जिस दिन टेस्ट हो सोने से पहले आपका वो टेस्ट पेपर पूरा हो जाना चाहिए, अगले दिन 24 घंटे में तो पूरा हो ही जाए। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई टेस्ट लगा हुआ है। टेस्ट पेपर पर्याप्त है, एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।